नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेज के यूट्यूब परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे दोस्तों, उस मेवाड़ के इतिहास में अपन महाराणा प्रताप को पढ़ रहे थे। महाराणा प्रताप का जो इतिहास है उसको अपन ने थोड़ा सा देखा था दोस्तों, सामान्य परिचय को देखा था कि महाराणा प्रताप किस प्रकार से राजा बनते हैं। देखिएगा दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो प्रथम अभिषेक होता है वो महाराणा प्रताप का प्रथम अभिषेक कुंभलगढ़ में होता है। और कुंभलगढ़ में अखेराज सोनगरा ने अंगूठा काट कर इनका क्या किया था, अभिषेक करते हैं। और कृष्णदास चुंडावत हैं, उन्होंने इनकी इस कमर पर क्या बांधते हैं, तलवार बांधते हैं। और कुंभलगढ़ के यहीं से इन्होंने क्या किया था, अपना शासन का संचालन किया था। और उसके बाद में दोस्तों, जब अकबर ने इनके ऊपर क्या भेजता है, 4 शिष्टमंडल भेजता है। और इन 4 शिष्टमंडलों के द्वारा अकबर इनको समझाना चाहता है कि आप मेरी तरफ हो जाइए। लेकिन महाराणा प्रताप ने ये दृढ़ निश्चय बना लिया था और स्वाभिमानी थे और देश हित और राष्ट्र प्रेमी थे, तो उन्होंने अधीनता स्वीकार कभी भी नहीं की थी और उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया था। ऐसी स्थिति में जब ये 4 शिष्टमंडलों की बात नहीं मानते हैं तो अकबर इनके ऊपर एक युद्ध की रणनीति बनाता है। और उस युद्ध की रणनीति बनाता है जो हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति बनती है। उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इनके पास में जो 4 शिष्टमंडल आते हैं दोस्तों, उनको अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से देखा था। ट्रिक है अपनी जमा भट्टो। दोस्तों, बात करते हैं जैसे हो जाएगा आपका जलाल खां और मिर्जा राजा, वहां से हो जाएगा मिर्जा राजा मान सिंह। देखिएगा, मिर्जा राजा मान सिंह समझाने के लिए आते हैं। फिर भगवंत दास आते हैं, फिर इसके बाद में कौन आता है, टोडरमल आते हैं। कौन आते हैं, टोडरमल आते हैं। लेकिन इन सभी से भी महाराणा प्रताप हैं वो नहीं समझते हैं। देखिएगा, इनको समझाना क्या चाहते थे ये कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करिए और हम जहां पर भी बुलाए वहां पर आप उपस्थित होइए। तो एक प्रकार से ये क्या है, गुलामी है। और मेवाड़ आज दिन तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में इनको वापस मुंह लेके जाना पड़ा था अकबर के दरबार में। तो अकबर ने यह निश्चय कर लिया था कि महाराणा प्रताप हैं वो मानेंगे नहीं अब, और वो मानेंगे नहीं। और अकबर ने सोचा था कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं, और मैं हिंदुस्तान का बादशाह होते हुए अगर मान लो एक रियासत के राजा को मैं नहीं मना सकता, अपनी ओर नहीं कर सकता, तो इस बादशाहित में क्या है, कहीं न कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में ये हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा बनाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा भी कौन बनवाते हैं दोस्तों, देखिएगा, वो अपने घर के बेदी हैं वो लंका ढाते हैं। इसी वजह से क्या होते हैं, बार बार युद्ध होते हैं। मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल ऐसे लोग थे जो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करवाना चाहते थे बार बार। देखिएगा, जब मेवाड़ के ऊपर जो शाखा होता है, तृतीय शाखा होता है, उस तृतीय शाखे में भी आप लोगों ने देखा होगा, हमने पढ़ा था कि भगवंत दास के कहने पर अकबर ने क्या किया था, 1567-68 में मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जब तीसरा शाखा होता है तो उस समय कत्लेआम का आदेश करवाता है। और अकबर के द्वारा कत्लेआम का आदेश किसके कहने पर किया जाता है, इस भगवंत दास के कहने पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में आम जनता की यहाँ पर क्या की जाती है, कत्ल कर दिया जाता है। और जब देखिएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे कार्य होते हैं तो उसके बाद में मेवाड़ पहले से ही बहुत सारी चीजें झेल चुका था और अब झेलने की बारी किसकी थी, मुगलों की थी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखिएगा, एक युद्ध का नाम आता है जिस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग धारणाएं हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध नहीं था। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप की इसमें क्या होती है, विजय होती है। मिर्जा राजा मान सिंह की क्या होती है, यहाँ पर हार होती है। और मिर्जा राजा मान सिंह की हार क्यों कहा गया है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से जो सेनापति बन के आएंगे वो कौन आएंगे, मिर्जा राजा मान सिंह बन के आते हैं। और देखिएगा, एक तो जो मुस्लिम शासक है उस शासक का जो सेनापति बनता है वो कौन बनता है, मिर्जा राजा मान सिंह हिंदू बनता है। और देखिएगा, सहयोग की बात देखिएगा कि महाराणा प्रताप है जो हिंदू शासक है, फिर भी इनका जो सेनापति बनता है वो हकीम का सूरी बनता है। मतलब दोनों में अदला बदली चल रही है। अगर मान लीजिए महाराणा प्रताप की तरफ अगर मिर्जा राजा मान सिंह और भगवंत दास मिल जाते तो मेरे हिसाब से अकबर को ना तो राजस्थान में घुसने दिया जाता और ना ही कहीं पर भी अधिकार और किसी रियासत को गुलाम होना पड़ता था।
लेकिन एकता क्या करती है, एकता तोड़ दी। और ये अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों के द्वारा शुरू से ही, मुगलों के द्वारा से ये नीति आ रही थी कि फूट डालो और राज करो। दो चार को अपनी ओर कर लिया, दो चार को उधर रहने दिया, ताकि सारे के सारे कमजोर हो जाए। जो अपनी ओर है वो बोलेंगे नहीं, और जो सामने है वो कमजोर हो जाएंगे, तो अपने से डरेंगे ही डरेंगे। ऐसी स्थिति बनती है। देखते हैं अगली बात कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके प्रमाण अलग अलग मिलते हैं, लेकिन हल्दी घाटी का सर्वमान्य है वो क्या है, 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, 18 जून 1576 को। यह सर्वमान्य है। क्या है, सर्वमान्य, मतलब सभी के सभी जो इतिहासकार है वो क्या मानते हैं, डेट मानते हैं 18 जून 1576 को। लेकिन दोस्तों एक डेट और मानी जाती है, 21 जून 1576। ये डेट कौन मानता है, ये डेट मानता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कौन सी डेट मानी जाती है, 21 जून 1576। अब आपका यहां से पहला प्रश्न बनता है, यहीं से देखिएगा, छोटे मोटे एग्जामों में नहीं, बड़े बड़े एग्जामों तक पूछा हुआ है हल्दी घाटी के युद्ध को। इतिहास में छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था ये, इस वजह से इसको पूछा जाता है बार बार। 18 जून अगर पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, तो आप लोगों को आंसर देना है कौन सा, 18 जून 1576 देना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों से यह पूछा जाए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 21 जून 1576 आपका आंसर सही होगा वहां पर। अगर किसी के अनुसार नहीं पूछा जाता है तब तक तो अपना आंसर क्या रहेगा, 18 जून रहेगा। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछेगा तो उस समय अपना आंसर क्या रहेगा, 21 जून रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो कौन से जिले में लड़ा गया था, वो राजसमंद में लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था, राजसमंद। अगर नदी की बात की जाए तो बनास नदी के तट पर, बनास नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा जाता है। बात करते हैं, एक शब्द आता है जिसका नाम है रक्त तलाई। दोस्तों रक्त तलाई क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये बनास का कांटेदार क्षेत्र है, बनास का कांटेदार क्षेत्र। आज अपन अगर हल्दी घाटी में जाकर देखें तो आप लोग अपन नंगे पांव वहां पर नहीं घूम सकते, मतलब पैदल अपन नहीं घूम सकते, ठीक है। ऐसी जगह पर क्या लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था। ऐसे कोई छोटी मोटी सी जगह नहीं है हल्दी घाटी, बहुत बड़ा मैदान है। देखिएगा इतना बड़ा मैदान है, तभी यहाँ पर इतनी बड़ी सेना आई थी। ऐसा कहा जाता है कि देखिएगा एक इतिहासकार है अपने इतिहास में, डॉक्टर श्यामलदास दद्दीवाड़िया, और श्यामलदास दद्दीवाड़िया है, उन्होंने कहा था कि इस युद्ध में जो सेना का अनुपात है वो 4:1 था। 4:1 कैसे, अकबर की जो सेना थी वो लगभग 3,20,000 थी, और जो महाराणा प्रताप जो मेवाड़ी सेना थी वो मेवाड़ी सेना केवल 80,000 थी। तो लगभग अनुपात कितना बनता है, 4:1 का बनता है। मतलब 4 सैनिक किसके हैं, अकबर के हैं, और 1 सैनिक किसका है, महाराणा प्रताप का है। तो जब ऐसी स्थिति में युद्ध लड़ा जाता है, देखिएगा 80,000, 3,20,000, 4 लाख लोग, आज अगर 10,000 लोगों की रैली हो तो वहां पर मतलब मोबाइल में नेटवर्क आना बंद हो जाता है। तो सोचिएगा कितना बड़ा घमासान मतलब एक दृश्य रहा होगा। अपन एक अनुभव के आधार पर, मतलब एक अंतरात्मा के आधार पर अपन कह सकते हैं, अपन एक मनन कर सकते हैं कि 4 लाख लोग एक साथ एक मैदान में अगर लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं तो वैसा दृश्य कैसा होगा। वो दृश्य एक तूफान के समान होगा। 4 लाख लोग, जब अगर मान लो 2 लोग लड़ते हैं तो एक पूरा मोहल्ले को जगा देते हैं रात को। तो देखिएगा 4 लाख लोग लड़ रहे हैं, तो कोई छोटा मोटा सा युद्ध नहीं था। बात करते हैं रक्त तलाई की बात कर रहे थे, बनास नदी का कांटेदार क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, रक्त तलाई कहलाता है। बात करते हैं कि ये लड़ा कहां पर गया था, ये राजसमंद के खमनोर में लड़ा गया था। खमनोर तहसील, यहाँ पर तहसील कौन सी पड़ती है, खमनोर। वैसे पहले के जब ये युद्ध लड़ा गया था तो उस समय कोई तहसीलें नहीं बनी थी, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण होता है तो उस समय अलग अलग जो रियासत थी उनसे क्या बना दिए जाते हैं, जिले बना दिए जाते हैं, फिर बाद में जिले बनते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आज वर्तमान में देखा जाए तो वो कहां पर है, तो खमनोर में है।
ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं दोस्तों कि इस युद्ध को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है आपका मेवाड़ की थर्मापोली। मेवाड़ की थर्मापोली, थर्मापोली। देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ की जो थर्मापोली है वो किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड, जेम्स टोड द्वारा कहा गया। किसको कहा गया? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मापोली किसने कहा था? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। आपका सीधा सा आंसर होगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। इसकी तुलना किससे की थी? मेवाड़ की थर्मापोली क्यों कहा था? तुलना, देखिएगा तुलना, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तुलना की गई है, तो तुलना के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए। इसको तुलना की थी यूनान की भूमि से। किससे की थी? यूनान की भूमि से, भूमि से इसकी क्या की गई थी? तुलना की गई थी दोस्तों। और जब अगर यूनान की भूमि से इसकी तुलना की गई है, तो यूनान की भूमि से तुलना किसने की थी? आपके कर्नल जेम्स टोड ने की थी। देखिएगा, अब अगला जो अलग नाम आता है वो नाम है आपका खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध। एक और जो नाम आता है वो है आपका गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि खमनोर का युद्ध किसने कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था बदायूंनी ने। बदायूंनी, बदायूंनी द्वारा। देखिएगा, और गोगुंदा का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि बदायूंनी ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, मुस्तक तवरीका नाम से। मुस्तक सत ऐसी तवरीका नाम से एक बुक थी। उस बुक में इसने प्रत्यक्ष वर्णन किया है। ऐसा कहा जाता है कि बदायूंनी ने अपनी आंखों से इस युद्ध को क्या किया था? देखा था। एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जिसने क्या किया था? अपनी आंखों से इस युद्ध को देखा था, दृश्यमान होकर, और देखा था, और इसने अपनी बुक में लिखा था। तो ये भी इसके साथ में अपन लिख सकते हैं कि अपनी पुस्तक, पुस्तक त्वारिख, त्वारिख में प्रत्यक्ष वर्णन किया, प्रत्यक्ष वर्णन किया। देखिएगा, अपने राजस्थान के इतिहासकार जो हैं, ये चित्रकला और जो सारी की सारी जो मतलब उस समय से चलती आ रही थी, अपने भी इतिहासकार थे, कलाकार बहुत सारे थे, ठीक है ना। लेकिन उन अपने पास में थोड़े से संसाधन कम थे। जो बाहरी जो इतिहासकार आए थे, उन्होंने ये जानकारी इकट्ठी करके इन किताबों में अपना जो इतिहास है उसको लिखा हुआ है। जैसे राजस्थान के इतिहास के भीष्म पितामह की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए तो कोई यही बात, अगर यही अगर मान लो अपने राजस्थान का होता कर्नल जेम्स टोड की जगह पर, तो कितना अच्छा होता। क्योंकि सारी की सारी बातें अपनी भाषा में और अपनी सही सटीक जानकारी मिलती। क्योंकि अलग अलग लोगों ने, जैसे इन दोनों ने कहा था कि महाराणा प्रताप की हार हो चुकी है, लेकिन महाराणा प्रताप की अगर हार हो जाती दोस्तों, तो 1597 में उनकी मृत्यु कहां से होती? कहां 1576 है और कहां पर 1597 है? तो 97 में जाकर उनकी मृत्यु होती है। कितने वर्षों तक फिर से वापस मेवाड़ में शासन किया होगा उन्होंने, तब जाकर उनकी फिर बाद में अंतिम समय आया है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर 1576 में युद्ध हार जाता है या फिर मर जाता है, तो 1597 में उसकी मृत्यु कैसे होगी? तो ये भी तो एक फैक्ट है अपने सामने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हल्दीघाटी के युद्ध की। और हल्दीघाटी के युद्ध में जो अलग अलग नाम थे वो इन लोगों ने इनको कहा था। इसके बाद में देखिएगा, हल्दीघाटी के युद्ध की जो रूपरेखा बनती है, वो रूपरेखा किस प्रकार से बनती है? इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक साइड में है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, और एक साइड में कौन है? अकबर, मुगल बादशाह अकबर, अकबर।
देखिएगा अकबर का जो मेन उद्देश्य था, वो मेन उद्देश्य यह था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। क्या उद्देश्य था? मेन उद्देश्य युद्ध, इस युद्ध का जो मेन उद्देश्य होता है, उद्देश्य किस उद्देश्य से ये यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए थे? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्रताप को बंदी बनाना, प्रताप को बंदी बनाना। लेकिन ये सपना ही रह गया उनका। क्या रह गया था? सपना ही रह गया था। और महाराणा प्रताप का उद्देश्य क्या था? इनका तो सीधा साधा उद्देश्य था महाराणा प्रताप का कि जो भी यहां पर आएगा वो वापस दबे पांव ही जाएगा, ठीक है ना। तो केवल इनका यह उद्देश्य था मुगलों की सेना को, जो अकबर की सेना है उसे हराना, अकबर को खदेड़ना। देखिएगा इस युद्ध का वर्णन मैं पूरा का पूरा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस युद्ध से कई बार कितने ही क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो अनुपात वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, एक जो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र का जो युद्ध का जो शिविर लगे थे इनके अलग अलग, उनके बारे में पूछ रखा है। एक है जो युद्ध में जो सेना का जो जमाव होता है, एक आगे के भाग को क्या कहते हैं, पीछे के भाग को क्या कहते हैं, बीच के भाग को क्या कहते हैं। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था और चंदावल। देखिएगा युद्ध में जो आगे आगे होता है उस भाग को क्या कहते हैं? हरावल के नाम से जानते हैं। जो पीछे पीछे का जो भाग है सेना का उसको क्या कहेंगे? चंदावल के नाम से जानते हैं। जो बीच का जो भाग होता है उसको किस नाम से? ढोलान नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग शब्द हैं, ऐसे दिए गए हैं युद्ध पद्धति में पहले के जमाने के, तो उनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा हुआ है। तो उसके लिए अपन को अलग अलग पूरा सा वर्णन देखना पड़ेगा इसका। देखिएगा महाराणा प्रताप ने जो अपना सैन्य प्रशिक्षण दिया था, सैन्य अभ्यास, इस युद्ध की तैयारी इन्होंने भी की थी और इस युद्ध की तैयारी अकबर ने भी की थी। देखिएगा सैन्य अभ्यास जो महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया था वो कहां पर किया गया था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ एक हिसाब से देखा जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध की जो रूपरेखा महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई थी, वो रूपरेखा कहां पर बनाई गई थी? सैन्य अभ्यास कहां पर किए गए थे? कुंभलगढ़ में किए गए थे। अगर बात की जाए रूपरेखा की तो रूपरेखा भी यहीं पर निर्माण किया गया था। अगली बात करते हैं कि अकबर ने इसकी रूपरेखा कहां पर बनाई? हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा अकबर के द्वारा कहां पर बनाई गई थी? ये मैगजीन दुर्ग में, मैगजीन दुर्ग, या फिर इसको कहते हैं अकबर का किला, अकबर का किला। ये कहां पर है? ये अजमेर में है। और बात की जाए कुंभलगढ़ कहां पर है, तो कुंभलगढ़ तो सभी लोग जानते हैं राजसमंद में है, राजसमंद। और लगभग लगभग मेरे हिसाब से जितने भी अपने मेवाड़ के जो साथी लोग हैं वो सारे के सारे कुंभलगढ़ जरूर गए होंगे। और कुंभलगढ़ में बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा होगा आपने कि इतनी लंबी दीवार जो चीन की दीवार के बाद में जो इतनी लंबी दीवार आती है वो कुंभलगढ़ की आती है दोस्तों। और कुंभलगढ़ जैसा एक दृश्य और कहीं पर देखने को नहीं मिलता। जैसे अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो है, देखिएगा मेवाड़ में इतने इतने अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल हैं कि उनको देखने लायक है। आज की डेट में इतने संसाधन होने के बावजूद भी इतनी कलाकारी नहीं की जा सकती जितनी कलाकारी पहले के जमाने में की गई है। आज आप अगर विजय स्तंभ देखने के लिए जाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो विजय स्तंभ के ऊपर जो कलाकारी मूर्तियों को जो उकेरा गया है पत्थर के ऊपर, वो मूर्तियां इस प्रकार से बनी हुई हैं कि जैसे अगर मान लीजिए वो खंडित नहीं होती तो ऐसा लगता देखकर आज कि ये मूर्ति कब मुंह पर बोल देगी, ऐसा लगता है कि वो कब मुंह से बोल देगी। ऐसा मतलब केवल उसमें एक जहान ही नहीं है, बाकी पूरा का पूरा स्वरूप है देवी और देवताओं का। तो देखिएगा ऐसे बहुत सारे कलाकार थे। और अकबर के पास में भी सैनिक बहुत ज्यादा थे क्योंकि मुगलों की सेना क्या थी? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थी। महाराणा प्रताप के पास में थोड़ी सेना कम थी लेकिन जिगरा बहुत ज्यादा था। देखते कहते ना कि कलेजा होना चाहिए, तो ये जो कलेजा था वो शेर का कलेजा था महाराणा प्रताप का। और ऐसा कलेजा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। ये मेवाड़ी सरदार थे, वो मतलब एक एक हजार हजार मुगल सेनाएं थे उनके ऊपर भारी पड़ने वाले थे। इस युद्ध में आगे क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने जो प्रशिक्षण दिया था, प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण किस प्रकार का दिया था? पहाड़ी, किसका? पहाड़ी प्रशिक्षण, पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण। पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण क्यों देना पड़ा? मिर्जा राजा मान सिंह ये जानते थे कि मेवाड़ी जो सेना है
वो कुंभलगढ़ और जो पथरीला इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, उसमें युद्ध कला में निपुण है। लेकिन मुगलों की सेना ने तो आज दिन तक कहां पर युद्ध लड़े थे? मैदानी भागों में ही युद्ध लड़े थे। और ऐसी स्थिति में अगर मैदानी भागों में युद्ध लड़े हैं और एकदम से उनको पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध लड़ने के लिए कहा जाएगा तो वो युद्ध हार जाएंगे। तो इन्होंने पहले से इनकी क्या की थी? तैयारी की थी और पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। ये पहाड़ी युद्ध का जो प्रशिक्षण है वो दोस्तों कहां पर दिया था? ये दिया था मांडलगढ़ में। मांडलगढ़, मांडलगढ़ में 21 दिन का पहाड़ी प्रशिक्षण। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 एग्जामों में आया हुआ है पहले से कि मांडलगढ़ में हल्दीघाटी युद्ध का जो प्रशिक्षण शिविर लगा था वो शिविर कितने दिन का लगा था? बड़े एग्जामों में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि जो बड़े एग्जाम में आ गया वो छोटे में नहीं पूछा जा सकता, किसी में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और महाराणा प्रताप ने जो प्रशिक्षण दिया था वो कुंभलगढ़ में ही दिया था। ठीक है, देखिएगा बात करते हैं कि अकबर की ओर से सैनिक कौन थे और महाराणा प्रताप की ओर से सैनिक कौन कौन थे। देखिएगा जैसे वापस से 2 पार्ट बना लीजिएगा अपनी कॉपी के, और एक साइड में तो है आपका आगे ही आगे, ये जो सैनिक है ये सैनिक कौन है? सबसे आगे आगे महाराणा प्रताप की ओर से, महाराणा प्रताप की ओर से जो सैनिक थे वो सैनिक कौन थे? हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी। देखिएगा बहुत सारी किताबों में इनका नाम सूर भी मिलता है, हकीम खां सूर, लेकिन हकीम खां सूरी इनका क्या है? वास्तविक नाम है। और अकबर की ओर से जो इनका जो सैनिक था वो सैनिक कौन था? आगे आगे सैनिक, सेनापति जो थे, सैनिक कह सकते हैं या फिर इनको क्या कह सकते हैं? सेनापति, सैनिक या सेनापति। मतलब पूरी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह है वो सेना का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। और ये जो आगे का भाग है, इसी आगे के भाग को क्या कहते हैं? हरावल नाम से जानते हैं, हरावल। महाराणा प्रताप हरावल भाग के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप के सेना में हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हरावल भाग का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हकीम खां सूरी कर रहे थे। देखिएगा इनके पीछे फिर से वापस सैनिक लगे हुए थे। हकीम खां सूरी के पीछे कौन है? मेवाड़ी सैनिक है। और बीच का जो भाग है, जो कमांडर भाग है, वो कमांडर भाग कौन? स्वयं महाराणा प्रताप। यहाँ पर कौन है? प्रताप। और ये जो बीच का भाग है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ढोलान। क्या कहा जाता है? ढोलान। और फिर से वापस सैनिक है। महाराणा प्रताप के पीछे कौन है? फिर से सैनिक है। फिर से वापस एक आदमी जो मेन सेना का जो कमांडर बनेगा पीछे, पीछे की साइड में, वो सेना का जो चंदावल भाग, पीछे का भाग है, उसको क्या कहते हैं? चंदावल, चंदावल। और चंदावल भाग का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? भील सेनापति पूंजा जी, भील सेनापति राणा पूंजा, पूंजा। अब महाराणा प्रताप के साथ में जो लड़ने के लिए आए थे वो कौन आए थे? अखेराज सोनगरा, सोनगरा, कृष्णदास चुंडावत, चुंडावत। ये महाराणा प्रताप की तरफ से था। देखिएगा ये मिर्जा राजा मान सिंह है, इनके पीछे क्या है? फिर से इधर भी सैनिक है। और बीच का जो भाग है वो बीच का भाग कौन नेतृत्व कर रहा है? बीच का जो भाग है वो नेतृत्व कर रहा है अकबर। फिर से वापस सैनिक है अकबर के पीछे, और अकबर के जो पीछे सैनिक है उनका जो चंदावल भाग है, वो चंदावल भाग का जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन कर रहा है? अस्पाक खां। कौन कर रहा है? अस्पाक खां, अस्पाक खां, अस्पाक खान। इसी को क्या कहा जाता है? कमांडर कहते हैं। इन्होंने नाम अलग दिया था, कमांडर। और अगला जो सेनापति था वो किसको बनाया था? मिर्जा राजा मान सिंह को बनाया था। इस प्रकार से इन्होंने सेना का जमाव किया था। अब सेना का जमाव तो किया था, लेकिन इनके साथ में कौन कौन था वो भी देखते हैं दोस्तों। देखिएगा अकबर के पास में एक हाथी कौन से थे और महाराणा प्रताप के पास में हाथी कौन से थे?
देखिएगा महाराणा प्रताप के पास में दो हाथी थे, एक का नाम था राम प्रसाद, एक का नाम था लूणा। देखिएगा जब हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में जो अंतिम समय होता है, उसमें उस हाथी की वीरता को देखकर अकबर क्या करता है, उस हाथी को क्या करता है, आगरा ले जाता है और आगरा ले जाकर उस हाथी का नाम कर देता है पीर प्रसाद। राम प्रसाद से उसका नाम क्या कर देते हैं, पीर प्रसाद कर देते हैं और वो अकबर की सेवा में रख लिया जाता है हाथी को। इस प्रकार से बाकी महाराणा प्रताप के पास में क्या था, चेतक घोड़ा था और इनकी तरफ से एक लूणा हाथी भी लड़ा गया था और अकबर की तरफ से जो एक हाथी लड़ता है उस हाथी का नाम था मर्दाना हाथी और अकबर इसी के ऊपर बैठ के आता है, किसके ऊपर, मर्दाना हाथी की ओर। मर्दाना हाथी किसके ऊपर बैठते हैं, मर्दाना हाथी के ऊपर बैठते हैं। दोस्तों बात करते हैं आगे की कि इस युद्ध में आगे क्या होता है। देखिएगा एक तरफ है आपका अकबर है, एक तरफ अपने क्या है, प्रताप की सेना है और अब इनके पास में, प्रताप के पास में जो हाथी थे वो कौन थे, राम प्रसाद, राम प्रसाद हाथी। दूसरा हाथी था उसका नाम क्या था, लूणा। और इनके पास में जो हाथी है उस हाथी का क्या नाम है, मर्दाना, मर्दाना हाथी। अब दोस्तों जब ये 18 जून को जब ये आमने सामने होते हैं हल्दीघाटी के युद्ध के समय में, और हल्दीघाटी के युद्ध के समय में जब ये आमने सामने होते हैं तो एक ऐसा दृश्य बनता है कि महाराणा प्रताप है। देखिएगा एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो एक और सहायक था महाराणा प्रताप का, उसका नाम था झाला बिद्दा, झाला बिद्दा। इस व्यक्ति का ऐसा किरदार रहा है हल्दीघाटी के युद्ध में कि कोई भी मतलब इसका किरदार नहीं निभा सकते, जो हल्दीघाटी के युद्ध में झाला बिद्दा ने निभाया था अपना किरदार। देखिएगा कि एक साइड से मेवाड़ी सेना लड़ रही है तो दूसरी साइड से कौन लड़ रहा है, मुगलों की सेना लड़ रही है। और ऐसी स्थिति में जब एक समय ऐसा आता है इस युद्ध में, उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, एक समय ऐसा आता है कि महाराणा प्रताप को चारों तरफ से मुगली सेना ने क्या किया था, घेरने की कोशिश कर रहे थे और मिर्जा राजा महान सिंह और महाराणा प्रताप है आपस में जब लड़ते हैं, जब आपस में लड़ते हैं तो महाराणा प्रताप भाला चलाते हैं और मिर्जा राजा मान सिंह भी भाला चलाते हैं। तब महाराणा प्रताप का जो चेतक है, वो चेतक है जो थोड़ी सी छलांग लगाकर हाथी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और महाराणा प्रताप उसके ऊपर हमला करते हैं मिर्जा राजा मान सिंह के ऊपर। जब भाला चलाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा राजा मान सिंह जो हाथी के ऊपर बैठने का जो सांचा होता है उसको कहते हैं ओहदा, और ओहदे के अंदर क्या होता है, मिर्जा राजा मान सिंह छुप जाते हैं। जब एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए युद्ध वहां पर बिल्कुल रुक जाता है, सभी की धड़कनें रुक जाती है कि अब क्या होगा। मेवाड़ी सेना भी देखती है और मुगली सेना भी देखती है। जब महाराणा प्रताप ने वार किया था तो उस समय ओहदे के ऊपर मिर्जा राजा मान सिंह खड़े हो गए थे और मिर्जा राजा मान सिंह जब खड़े हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मुगलों की सेना ने सोचा था कि मिर्जा राजा मान सिंह तो सही है, इसका मतलब अब हार किसकी हो चुकी है, महाराणा प्रताप की हो चुकी है। लेकिन ये उनकी क्या है, गलत बात थी, मतलब ये उनकी सोच ही गलत थी कि महाराणा प्रताप की यहाँ पर क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब वापिस रिटर्न वार करता है मिर्जा राजा मान सिंह तो चेतक के जो पैर होते हैं, उन चेतक के उन पैरों के ऊपर क्या होता है, घाव लग जाते हैं। तलवार और भाले से क्या लगते हैं, घाव लगते हैं और घाव लग जाने की वजह से चेतक के दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। फिर भी चेतक हिम्मत नहीं हारता है वहां से, और चेतक जब हिम्मत नहीं हारता है तो ऐसी स्थिति में वो घायल होने की स्थिति आ जाती, तब तक महाराणा प्रताप को अपने ऊपर बिठाता है। लेकिन बीच में वापस मुगलों की जो सेना है वो चारों ओर घूम जाती, किसके, महाराणा प्रताप के घूम जाती है। और ऐसी स्थिति में झाला बिद्दा ने एक दिमाग लगाया था कि कैसे भी करके इस युद्ध से महाराणा प्रताप को जीवित रखना है, यहाँ पर हार भी नहीं होनी चाहिए और मरने भी नहीं चाहिए। तो इन्होंने महाराणा प्रताप का क्या किया था, मुकुट धारण किया था। महाराणा प्रताप का जो राज का मुकुट था उस मुकुट को अपने सिर के ऊपर पहन लिया और मुंह को ढक लिया था। और इसका सहयोग कौन कर रहे थे, अखेराज सोनगरा। और ये प्रतीत करवाया था मुगली सेना को कि महाराणा प्रताप है वो झाला बिद्दा है, उसको क्या समझने लगे थे मुगली सेना, महाराणा प्रताप समझने लगे थे। और महाराणा प्रताप को पीछे के रास्ते से कृष्णदास चुंडावत और ये सहयोग कर रहे थे बाहर निकालने का। तो ऐसे करके महाराणा प्रताप वहां से निकलते हैं बाहर और झाला बिद्दा को समझ बैठते हैं क्या,
महाराणा प्रताप समझ बैठते हैं मुगलों की सेना। और ऐसी स्थिति में झाला विद्या को वहां पर वीरगति को प्राप्त होना पड़ता है और महाराणा प्रताप वहां से निकल जाते हैं। तो आगे की कहानी देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था। तो महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था, झाला विद्या ने किया था। तो ऐसा किरदार कोई नहीं निभा सकता इनके जैसा। और एक तरफ है मिर्जा राजा मानसिंह और एक तरफ है आपके प्रताप। और प्रताप के चेतक के पैरों में चोटें लगती है, लेकिन चेतक वहां से महाराणा प्रताप को नीचे नहीं गिराता है और खुद भी नहीं गिरता है। बड़ा साहसी घोड़ा था, मतलब एक प्रतीक था चेतक। आज देखिएगा महाराणा प्रताप के चेतक इतनी घायल होने के बावजूद भी चेतक को क्यों याद रखा जाता है। चेतक को इसलिए याद रखा जाता है दोस्तों क्योंकि एक कहावत है जो मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी आप लोगों को कि चेतक कैसा घोड़ा था कि ताजमहल एक प्रेम कहानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शहर की कहानी है। ताजमहल एक प्रेम कहानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शहर की कहानी है। अरे नहीं दिखते हैं अकबर के निशा आज कहीं पर भी, चेतक के निशा हर चौराहे पे नजर आते हैं। चेतक के निशा आज हर चौराहे पे नजर आते हैं। आप लोग कहीं पर भी देखिएगा चेतक सर्किल बने हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं बने हुए हैं दोस्तों। चेतक सर्किल आज मेरे नाम से और आपके नाम से सर्किल क्यों नहीं बना हुआ है, क्योंकि अपने में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी किसमें थी, चेतक में थी, उसके नाम क्या सर्किल बने हुए। आज उदयपुर में जाइए चेतक सर्किल है, चेतक घोड़े के जगह जगह पर प्रतीक बने हुए हैं। प्रताप सर्किल बनाओ, चित्तौड़गढ़ में जाइए आप प्रताप सर्किल बना हुआ है, प्रताप पैलेस बना हुआ है। कई सारी चीजों के नाम चेतक के नाम पे है। आप लोग चेतक पब्लिकेशन के नाम से बुकें पढ़ते हो, वो किस कारण पे है देखिएगा। चेतक का ऐसा भी कहा जाता है कि चेतक घोड़ा था, उसका एक भाई भी था और चेतक के एक भाई था, वो किसके पास में था, महाराणा प्रताप के भाई को दिया था वो घोड़ा। और ये जो चेतक घोड़ा है वो किस नस्ल का था, वो काठियावाड़ी नस्ल का था। किसका था, काठियावाड़ी नस्ल का था। ठीक है, बात करते हैं अगली कि इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में देखिएगा ये हल्दी घाटी है, जैसे हल्दी घाटी, और यहां से क्या जाते हैं प्रताप, यहां से रवाना होते हैं। चेतक इनको क्या करता है, लेकर जाता है। और एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोलियारी गांव। यहां पर प्रताप का क्या होता है, इलाज करवाया जाता है। प्रताप का इलाज, क्योंकि देखिए युद्ध में कोई लड्डू तो बढ़ते नहीं है, युद्ध में तो जख्म ही मिलते हैं। और यहां पर महाराणा प्रताप का क्या होता है, इलाज होता है। इसके बाद में कोलियारी गांव और एक बीच में नाला पड़ता है और आगे आता है बलीचा। और ये जो नाला है, इस नाले को पार करते समय चेतक के क्या हो जाते हैं, दोनों पैर टूट जाते हैं। और दोनों पैर टूट जाने की वजह से क्या होता है, चेतक वहां पर घायल होकर गिर जाता है और चेतक की यहीं पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस समय चेतक की यहां पर क्या बना दी जाती है, समाधि बना दी जाती है। तो आज भी बलीचा में क्या है, चेतक की समाधि है दोस्तों। क्या है, चेतक की समाधि है। ये नाला पार करते समय चेतक के पैरों में चोट के कारण गिरता है ये। और बलीचा में क्या है, चेतक की समाधि, चेतक की समाधि। अब देखिएगा यहां पर हल्दी घाटी है, उससे पहले क्या है भाई, आपका कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ के ऊपर क्या कर लेते हैं, आक्रमण करते हैं वापिस। मतलब है जो सारी की सारी मुगली सेना ये देखती है कि इन मेवाड़ के जितने भी क्षेत्र उन क्षेत्रों पर क्या कर लिया जाए, अधिकार कर लिया जाए। एक समय ऐसा था कि केवल हल्दी घाटी के युद्ध का जो मैदान था उसमें केवल और केवल मुगली सेना ही दिख रही थी। क्योंकि देखिएगा 4 लाख लोग लड़ रहे थे, उसमें से 3-3.25 लाख लोग 80,000 लोगों को मारने के लिए उतारू हुए थे। तो ऐसी स्थिति में भी उनको मतलब 24 घंटे 48 घंटे तक मतलब उस युद्ध की जो धारणा चली थी, वो युद्ध चला था 48 घंटों तक।
मतलब वहां पर कोई न कोई किसी न किसी को आपस में लड़ ही रहे हैं, ऐसा युद्ध था। लेकिन धीरे धीरे जो मेवाड़ी सेना थी वो पहाड़ों में जाने लगी थी, और एक समय ऐसा था कि मुगली सेना खुद केवल अकेली रह गई थी उस हल्दीघाटी के युद्ध के मैदान में। तो तब इन्होंने सोचा था कि सर्वप्रथम गोगुंदा के ऊपर क्या कर लिया जाए, अधिकार कर लिया जाए, फिर किसके ऊपर कर लिया जाए, कुंभलगढ़ के ऊपर कर लिया जाए। ऐसे कर कर इन्होंने अधिकार करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी ये कोशिशें भी क्या रही थी, नाकाम रही थी। अकबर ने गोगुंदा के ऊपर अधिकार तो कर लिया था, फिर उसके बाद में देखिएगा गोगुंदा के ऊपर अधिकार किया, फिर कुंभलगढ़ के ऊपर वापस अधिकार करने के लिए जाते हैं। लेकिन कुंभलगढ़ के ऊपर अधिकार करते हैं, अब महाराणा प्रताप का काम रह गया था कि अब अकबर की सेना है वो यहीं पर है, हल्दीघाटी के युद्ध के मैदान के आसपास में है। तो राणा पूंजा थे वो रात को क्या करते थे, भील सैनिक थे उनके साथ में, तो रात को तो वो चलाते थे पत्थर इनके ऊपर। ऐसी स्थिति में इनको यहां से क्या होना पड़ा, भागना पड़ा था दोस्तों। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर बलीचा में क्या बन जाती है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेते की क्या हो जाती है, समाधि बन जाती है, और चेते की यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आज भी बलीचा में क्या है, चेते की समाधि है। तो इस प्रकार की घटना थी हल्दीघाटी के युद्ध की। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में भी देखिएगा अस्पाक खा और जगन्नाथ कछवा, ये है जो महाराणा प्रताप के ऊपर क्या लेके आते हैं, फिर से मतलब सैनिक लेके आते हैं, और मेवाड़ के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के ऊपर अधिकार करने के लिए लेके आते हैं। देखिएगा अस्पाक खान जो था उसने मेवाड़ के ऊपर मतलब तीन बार आक्रमण किया था। एक पहला जो शासक है मुगलों का जिसने मतलब ज्यादा बार आक्रमण किया था, 3 बार आक्रमण किया था, और वो कौन है आपका, अस्पाक का है। तो उसको भी आगे अपन देखते हैं दोस्तों इसके बाद में। और हाँ, इसके साथ में ये भी ध्यान में रखना दोस्तों कि इस युद्ध का निर्णय क्या हुआ था, हल्दीघाटी युद्ध का निर्णय, हल्दीघाटी का निर्णय क्या होता है। देखिएगा इसके 2 फैक्ट बनते हैं अपने सामने हल्दीघाटी के युद्ध का। एक फैक्ट यह बनता है कि मिर्जा राजा मान सिंह की हार, और दूसरा फैक्ट बनता है प्रताप की विजय। दोनों ही असमंजस वाले प्रश्न हैं दोस्तों। असमंजस वाले कैसे हैं दोस्तों, असमंजस वाले इस प्रकार से हैं कि हल्दीघाटी का जो युद्ध है उसमें अगर प्रताप की विजय हुई है तो फिर प्रताप शासक होने चाहिए, और दूसरा असमंजस है कि मिर्जा राजा मान सिंह की अगर जीत हुई है, अकबर की अगर जीत हो जाती है तो महाराणा प्रताप को उसी समय यहाँ पर क्या कर देते, मार देते। लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि 1597 में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और मृत्यु भी महाराणा प्रताप की जो होती है वो कब होती है, 19 जनवरी 1597 को होती है। देखिएगा इनका डेट ऑफ बर्थ से लगाकर और जो मृत्यु होती है तब तक का इन्होंने शासन कितने वर्षों तक किया था, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कितने वर्षों तक, 25 वर्षों तक। दोस्तों कितने वर्षों की आयु में ये शासक बने थे, तो 32 वर्ष की आयु में थे ये शासक बने थे। 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, और 9 मई 1540 के इनकी जन्म होता है, और ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। और 19 जनवरी 1597 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि प्रताप ने अपनी, इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में जब हल्दीघाटी का युद्ध हो जाता है तो उसके बाद में प्रताप ने क्या बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी चावंड। किसको बनाया था, चावंड को। प्रताप द्वारा चावंड को राजधानी बनाया, और ये चावंड जो राजधानी बनाया था ये लूणा चावंडिया को मारकर बनाया। लूणा चावंडिया को मारकर बनाया था, और ये चावंड राजधानी रही थी, ये 16 वर्षों तक रही थी। दोस्तों पिछले सीटी एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी है वो कितने वर्षों तक रही थी, तो वो राजधानी 16 वर्षों तक रही थी। कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक रही थी। दोस्तों ऐसे राजधानियों से क्वेश्चन बनते हैं। अपन ने कुल मिलाकर 9 राजधानियां पढ़ी थी मेवाड़ की, और 9 ही राजधानियों के नाम और किसने राजधानी बनाई थी वो भी अपन पढ़ चुके हैं। आगे भी देखते हैं अगली राजधानी कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। देखिएगा इसके बाद में महाराणा प्रताप है, उनके ऊपर अस्पाक का तो आक्रमण करते ही है।
एक जगन्नाथ कछुआ आक्रमण करता है। कौन करता है? जगन्नाथ कछुआ। और जगन्नाथ कछुआ इनके ऊपर आक्रमण करता है तो इनकी जो जगन्नाथ कछुआ है इनको हार का सामना करना पड़ता था। किसका? हार का सामना करना पड़ा था। और जगन्नाथ कछुआ है इनकी छतरी के बारे में बहुत पूछा जाता है। छतरी 12 खंभों की, 12 खंभों की है। और ये छतरी कहां पर है? तो ये छतरी मांडलगढ़ में। कहां पर है? मांडलगढ़ में। दोस्तों मांडलगढ़ में इनकी छतरी है वो 12 खंभों की है। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो जगन्नाथ कछुआ है वो जब लड़ने के लिए आते हैं तो लड़ते लड़ते इनके सामने जो अकबर की ओर से प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम सैन्य अभियान लेके आते हैं वो मांडलगढ़ में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है वो आपकी कई किताबों में लिख रखा है चावंड, लेकिन चावंड में नहीं होकर उनकी मृत्यु कहां पर होती है? बारडोली में होती है। कहां पर होती है? बारडोली एक जगह है महाराणा प्रताप की मृत्यु का। प्रताप की मृत्यु, और प्रताप की मृत्यु होती है चावंड के निकट। देखिएगा चावंड में नहीं होती, चावंड के निकट होती। चावंड के निकट होती। और वह कहां पर होती है? बारडोली में। और यहीं पर क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी है। क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी है। यह जगन्नाथ कछुआ का अंतिम सैन्य अभियान था। अंतिम सैन्य अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की ओर से जो अंतिम सैन्य अभियान लड़ा गया था, अंतिम सैन्य अभियान लाया गया था, वो अंतिम सैन्य अभियान कौन लेकर आया था? तो जगन्नाथ कछुआ लेकर आता है। और इसकी मृत्यु कहां पर हो जाती है? मांडलगढ़ में हो जाती है। कहां पर हो जाती है? मांडलगढ़ में मृत्यु। इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? 12 खंभों की है और मांडलगढ़ में है। और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये किसके विरुद्ध लेके आए थे? महाराणा प्रताप के लिए अंतिम सैन्य अभियान लेकर आए थे अकबर की ओर से, और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है वो चावंड के निकट बारडोली में होती है। यहीं पर इनकी क्या है? छतरी है। एक डेट याद रखिएगा, महाराणा प्रताप की मृत्यु की 19 जनवरी 1597। अब 1597 में क्या होती है? महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। अब महाराणा प्रताप की मृत्यु होने के बाद में जो शासक बनते हैं वो इनके पुत्र बनते हैं। और जो पुत्र बनते हैं वो इनके पुत्र का नाम था अमर सिंह। दोस्तों याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे। महाराणा प्रताप एक बड़े भारी भरकम शासक थे और अपने राष्ट्र हित और देश प्रेमी थे। अपनी मेवाड़ की रक्षा करते करते इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और हाँ, ये जंगलों में रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं बीच में बताने की, जो थ्योरेटिकल बातें हैं कि कई किताबों में ऐसा भी लिखा गया, बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी हुई है कि महाराणा प्रताप है जो वो एक गीत भी बना हुआ है कि घास की रोटी जो बिल्ला होता है वो लेके चला जाता है। महाराणा प्रताप ने मतलब अपने मेवाड़ को बचाने के लिए अधीनता स्वीकार नहीं की थी। घास की रोटी खाने के लिए मजबूर थे, लेकिन अधीनता कभी भी स्वीकार उन्होंने नहीं की थी। सभी को अपना समझा था और उसके लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। इसके बाद में जो शासक बनते हैं दोस्तों वो कौन बनते हैं? अमर सिंह बनते हैं। तो इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे? अमर सिंह से वापस शासन स्टार्ट करेंगे और मेवाड़ का जो इतिहास है उसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए जय हिंद क्लासेस के इस यूट्यूब परिवार में, फिर से आप बने रहिए और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी है आप सभी लोगों को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।